हाँ जी बच्चे पार्टी शुरू करें। शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स में 11th ड्रिल से 20th ड्रिल तक अटेम्प्ट कर ली है, उनके लिए मास्टरी टेस्ट नंबर 2 जनरेट हो गया है। सिंपली आपको आपके डैशबोर्ड पर जाना है। जैसे ही आप लैंड करते हैं डैशबोर्ड पे एक पॉपअप आएगा, पॉपअप को ओके करना है। पॉपअप ओके करते ही आप लैंड कर जाएंगे मास्टरी टेस्ट 2 के स्टार्ट बटन पे। वहाँ से टेस्ट को स्टार्ट करना है एंड सिंपली अटेम्प्ट करना है। रेगुलर टाइम 20 मिनट का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 जैसे कि पीओ में आपको देखने को मिलते हैं। और इस मास्टरी टेस्ट 2 में आपने जो 11th ड्रिल से 20th ड्रिल तक जो भी अटेम्प्ट किया, उसमें जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने देखे, जो वोकैबुलरी आपने लर्न की, वो सारा पूरा उसका एसेंस, उसका निचोड़ आपको देखने को मिलेगा मास्टरी टेस्ट 2 में। यानी ये वैलिडेट करेगा कि आपने 11 से 20 तक जो भी किया, वो आपकी जो लर्निंग थी उसमें आपने क्या स्किल अचीव किया है। टेस्ट सिंपली देने के बाद आपको आपका जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है हमारे प्राइवेट ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, सो दैट मैं चेक कर पाऊँ कि आप कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। और जब आप ये कर लेंगे उसके बाद अपन इंडिविजुअली बात करेंगे हमेशा की तरह। अभी के लिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे, विच इज़ क्लास नंबर 22। और इस क्लास में जो वर्ड्स हैं, जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स। सो द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज स्यूडोनिम। रेफरेंस क्या लिखा है? मैनी पीपल राइट अंडर एन अज्यूम्ड नेम। यहीं पे मीनिंग क्लियर हो गया इसका रेफरेंस से ही। मीनिंग क्या लिखा है? फिक्शियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम। अज्यूम्ड नेम, अज्यूम्ड यानी कि आपने रख लिया उसको, आपका रियल नहीं है वो, अज्यूम्ड है, मान लिया गया। क्लियर? एक और है यहाँ पे मीनिंग, अ फिक्शियस नेम। फिक्शियस कहाँ से आया एडजेक्टिव? फिक्शन से। फिक्शन मतलब जो रियल ना हो, नॉट रियल। फिक्शन बेस्ड नॉवेल्स, फिक्शन बेस्ड मूवीज जो रियल ना हो, रियल स्टोरीज पे बेस्ड ना हो, उनको बोलते हैं फिक्शन बेस्ड। फिक्शियस एडजेक्टिव के तौर पे। यूज्ड बाय एन ऑथर, यानी एक राइटर के द्वारा यूज्ड, कोई राइटर है उन्होंने यूज किया उसको, नाम को, इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम, अपने रियल नेम के बजाय कोई फिक्शियस नेम उन्होंने रख लिया, उसको हम बोलते हैं स्यूडोनिम। अब ये तीन यहाँ पे आप जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, तीनों रिनाउंड पीपल हैं अपने अपने डोमेन में। लेफ्ट मोस्ट साइड पे मुंशी प्रेमचंद जी इंडिया के रिनाउंड नॉवलिस्ट रहे हैं। और गोदान जो उपन्यास है, आई बिलीव ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो नहीं जानता हो गोदान के बारे में। सो मुंशी प्रेमचंद जी का जो रियल नेम था वो था मिस्टर धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद क्या था? मुंशी प्रेमचंद था इनका स्यूडोनिम, इन्होंने नाम इसको रख लिया था और यही इसी नाम से ही जाने जाते हैं। सो धनपत राय बहुत ही कम लोगों को पता होगा। इसी तरीके से दिलीप कुमार साहब बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं हमारे, इनका भी रियल नेम जो था वो था यूसुफ खान, और सब लोग इनको दिलीप कुमार के नाम से जानते थे। थर्ड साइड पे जो है, हाँ राइट मोस्ट साइड पे, ये है जेके रॉलिंग। आई बिलीव हैरी पॉटर अगर आपने सुना हो, उनकी जो पूरी जो सीरीज़ है हैरी पॉटर की, उसकी जो लेखिका हैं, ऑथर हैं, वो हैं जेके रॉलिंग। और अभी जेके रॉलिंग ने क्या किया, इनको बेसिकली इंटरेस्ट था क्राइम बेस्ड नॉवेल्स लिखने पे, तो इन्होंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की और इन्होंने वहाँ पे जानबूझ के वहाँ उस सीरीज़ के जो ऑथर का नाम था वहाँ पे इन्होंने अपना नाम यूज़ ना करके एक फिक्शियस नेम यूज़ किया। आई बिलीव कोई गैलब्रेथ करके अभी यहाँ पे आएगा इसी में ही, जब आपको मैं रेफरेंस पढ़ाऊँगा उसमें आएगा। तो इन्होंने अभी क्या किया, स्यूडोनिम यूज़ किया एक अपनी नई सीरीज़, कुकूज़ कॉलिंग करके इनकी एक नई सीरीज़ आई और वो क्राइम बेस्ड नॉवेल्स हैं बेसिकली। तो उसमें इन्होंने जानबूझ के एक फिक्शियस नेम यूज़ किया विद दिस मेंटालिटी, ये चेक करने के लिए, विद दिस माइंडसेट कि क्या लोग नॉवल के कारण उसको पढ़ने आ रहे हैं, उसके कंटेंट के कारण पढ़ने आ रहे हैं, या जेके रॉलिंग के नाम के कारण आ रहे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने ये देखने के लिए कि जनता इनके काम को पसंद करती है या इनके नाम को पसंद करती है। तो बड़ा अच्छा मूव था इनका और बहुत फेमस हुआ ये, और नॉवल बहुत अच्छा जा रहा है, बेस्ट सेलर है। सो अभी हम बात करते हैं स्यूडोनिम की और उसके 4 सेंटेंसेस हमारे सामने, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। द फेमस ऑथर रोट अंडर अ स्यूडोनिम टू मेंटेन हर प्रिवेसी। बिल्कुल सही है। स्यूडोनिम जनरली लोग क्यों यूज़ करते हैं? प्राइवेट लाइफ अपनी मेंटेन करने के लिए, वो चाहते हैं कि उनके बारे में लोगों को ना पता चले, प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए। As the author writes under a pseudonym, she gets easily recognized everywhere she goes. No, अगर वो pseudonym लिख रही हैं तो वो हर जगह पहचानी कैसी जाएंगी? सो ये गलत है। Contextual. He used a pseudonym when publishing his controversial opinions. लोग अपने जो opinions होते हैं controversial खास करके, उनको जब लिखते हैं कहीं पे तो pseudonym यूज़ कर लेते हैं। हाँ, अपना genuine identity अपनी शो नहीं करते। सो ये भी सेंटेंस सही है। द आर्टिस्ट adopted a pseudonym to avoid public attention. ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिस्ट स्यूडोनिम यूज़ कर रहा है और चाहता है कि लोग उसके बारे में ना जाने, ये भी सही था। चलिए मूव करते हैं सिनोनिम्स पे। पेन नेम, पेन नेम जो आपने बस लिखने में यूज़ किया। एलियस, एलियस
उर्फ हम बोलते हैं अमजद खान उर्फ गब्बर, ऐसे करके जो उर्फ करके जो गब्बर आया वो एलियस हो गया इनका। ठीक है। सो इस तरीके से लोग अपने नाम जो उनके फेमस नेम्स होते हैं जिससे वो जाने जाते हैं उसमें हम एलियस यूज़ करते हैं। तो ये थे सिनोनिम्स सिनोनिम के। अब हम बात करें एंटोनिम्स की, तो रियल नेम या गिवन नेम, जो नाम दिया गया है आपको उसको हम बोलेंगे आपका गिवन नेम। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज़ ऑस्टेंसिबली, और ये एडवर्ब है। रेफरेंस क्या लिखा है ऑस्टेंसिबली का? अ क्राइम नॉवल ऑस्टेंसिबली बाय एन एक्स सर्विसमैन कॉल्ड रॉबर्ट गैलब्रेथ। देखिए मैंने बताया था अभी, उन्होंने सूडोनिम यूज़ किया था जेके रोलिंग जी ने, और वो जो सूडोनिम था वो था रॉबर्ट गैलब्रेथ, कुकूज कॉलिंग के लिए। क्लियर। चलिए मीनिंग क्या लिखा है? अपरेंटली और पर्पटेडली बट परहैप्स नॉट एक्चुअली, इट्स ऑल अबाउट अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी। इससे समझ में आएगा ऑस्टेंसिबली का मीनिंग। अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी यानी दिखने में कुछ और रियलिटी में कुछ और, तब हम इस एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं ऑस्टेंसिबली। दिखने में कुछ और, रियलिटी में कुछ और। क्लियर। अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस में ऐसा क्या लग रहा है इस इमेज को देख के? अपीयर ये हो रहा है कि जनरली आप जब ऐसा सिनेरियो देखते हैं, आपके राह चलते ऐसे कोई सड़क पे पड़ा हुआ हो, तो आपका जो पहला थॉट जाता है ये जाता है कि ये ड्रंकर्ड है, ये दारू पी के बेहोश हो गया, ऑस्टेंसिबली। क्लियर। पर हो सकता है कि ये बीमार हो, हीट स्ट्रोक हो गया हो या डिहाइड्रेशन हो गया हो और बेहोश हो गया हो अगला आदमी, वो आपको बाद में पता चला। ठीक। शुरुआत में क्या लगा, यानी जो हम बोलते हैं ना हिंदी में जाहिर तौर पे, उर्दू में बेसिकली, हिंदी में नहीं, जाहिर तौर पे, यानी कि जो पहली नज़र में आपको प्रतीत हो रहा है वो ये प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब दारू पी के यहाँ पे लेटे हुए हैं, पर बाद में पता चला कि इनकी तबीयत खराब थी। क्लियर। ऑस्टेंसिबली ही सीम टू हैव consumed a lot of alcohol and fallen on the road ostensibly, but in reality when you find out, आपको पता चला कि उसकी तबीयत खराब थी, he was suffering from high fever। क्लियर। समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल है आपके सामने, अब इनको देख के आपको क्या लग रहा है? ostensibly she seems to be happy, she seems to be joyous, ऐसा लग रहा है कि खुश हैं, पर हो सकता है कि उदास हो अंदर से, दिखाने के लिए दिखावटी हंसी चेहरे पे या स्माइल लेके आई हुई हैं। सो ऑस्टेंसिबली ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बहुत खुश हैं या मतलब अंदर से हैप्पी हैं, पर हो सकता है रियलिटी में कि ये दुखी हो। आपके साथ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने बुक रख रखी है, जब आप पढ़ रहे हैं अपनी स्टडी टेबल पे आपने बुक रख रखी है और बुक के बीच में मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और आप बस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, हाँ, इंस्टाग्राम। तो पेरेंट्स आए, पेरेंट्स को वो फ़ोन नहीं दिखा, तो ऑस्टेंसिबली इट सीम टू योर मदर और फादर कि आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, बट एक्चुअली यू आर नॉट। क्लियर है। ऑस्टेंसिबली ऐसा लगा कि आप पढ़ रहे हैं पर आप नहीं पढ़ रहे थे। सो ये थे एग्जाम्पल, ये थे कॉन्टेक्स्ट ऑस्टेंसिबली के। अभी हम डिस्कस करते हैं 4 सेंटेंसेस। द कमेटी वॉज ऑस्टेंसिबली फॉर्म्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज बट इट्स रियल पर्पज वॉज टू पुश पॉलिटिकल एजेंडाज। कमेटी का जो मोटिव था फॉर्म होने का, यानी उसको बनने का जो मोटिव था, उसका मोटिव था कि वो क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे और कुछ सोल्यूशन निकालेंगे क्लाइमेट चेंज को लेके। पर रियल पर्पस क्या निकला सामने कि उनको पॉलिटिकल एजेंडाज अपने पुश करने थे, अपनी अपनी रोटियां सेकनी थी, कि हम आपसे बड़ी पार्टी हैं या हम अच्छा कर रहे हैं या आप खराब कर रहे हैं, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। सो ये सेंटेंस सही यूज़ कर रहा है ऑस्टेंसिबली को। द बुक वॉज ऑस्टेंसिबली अबाउट इकोनॉमिक्स बट इट फोकस्ड मेनली ऑन द ऑथर्स पर्सनल एनेक्डोट्स। बुक जो थी ऐसा लगा कि इकोनॉमिक्स पे है, पर एक्चुअली जब उसको पढ़ा गया तो उसमें पता चला कि भाई साहब ऑथर ने अपनी पर्सनल एनेक्डोट्स नहीं, अपने किस्से उसमें लिखे हुए हैं पर्सनल। इकोनॉमिक्स पे बात बहुत कम हो रही है, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा शेयर किए हुए। सो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही तरीके से यूज़ कर रहा है ऑस्टेंसिबली को। थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं। ही ऑस्टेंसिबली अपोलोजाइज्ड एज ही फेल्ट जेन्युइन रिमोर्स फॉर हिज मिस्टेक। नहीं, ये गलत लग रहा है। ही ऑस्टेंसिबली अपोलोजाइज, उसने अपोलोजाइज किया एज ही फेल्ट जेन्युइन रिमोर्स यानी बहुत ज़्यादा दुख, शोक, फॉर हिज मिस्टेक। तो यहाँ पे ऑस्टेंसिबली का कोई सेंस नहीं है। देखिए ऑस्टेंसिबली जब आएगा तो आपको एक ऑपोजिट बीच में एडवर्ब दिखेगी, कनेक्टर दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, या बट, इसमें देख लेते हैं या बट, इसमें कहीं पे भी बट या फिर यट या ऑन दी अदर हैंड ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली गलत है। इसको पढ़ते हैं। ऑस्टेंसिबली द फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द लोकल कल्चर यट, आ गया यट, फिर भी इट वॉज मोर ऑफ अ कमर्शियल इवेंट, यानी जो फेस्टिवल था ऐसा लगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इसका, वो सेलिब्रेट करने के लिए हो रहा है लोकल कल्चर को, पर
इट वॉज मोर ऑफ अ कमर्शियल इवेंट, यानी पर बाद में आप देखा तो लगा कि यार ये तो कमर्शियल इवेंट है, हर बात के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, और स्पॉन्सरशिप हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं स्पॉन्सरशिप, और स्पॉन्सर्स की बातें चल रही हैं, सो लोकल कल्चर की तो कोई ज़्यादा बात ही नहीं हुई। तो ये सेंटेंस भी ऑस्टेंसिवली को यूज़ कर रहा है जाहिर तौर पर। क्लियर? चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। अपैरेंटली, दिखने में जैसा लगता है, पर्पटेडली, वही बात है, एलिजिटली यानी ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया, एलिजिटली, हाँ, ऑन द एट फर्स्ट साइट ऐसा लगा, एलिजिटली। एलिज जो बोलते हैं हम लॉ के केस में, कि जब कोई मान लीजिए कोई क्राइम हो रहा है, कोई मर्डर केस है, और कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी के पास जो व्यक्ति बैठा होता है, पुलिस को सबसे पहले क्या लगता है कि इसी ने मर्डर किया है, क्योंकि उसके हाथों में खून लगा है, या मान लीजिए उसने वेपन उठा रखा है जिस वेपन से मर्डर किया गया है। तो एलिजिटली ऐसा लगा, या ऑस्टेंसिबली इट सीम्स कि ही इज़ द मर्डर, ही और शी इज़ द मर्डरर। हाँ, समझ में आ गया एलिजिटली। अभी बात करते हैं एंटोनिम्स की। जेन्युइनली यानी बिल्कुल सही तौर पे, ट्रूली, एक्चुअली, रियलिटी में, ये इसके एंटोनिम्स हो गए, और सिनोनिम्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो ऑस्टेंसिबली। नेक्स्ट वर्ड इज फॉल आउट। रेफरेंस क्या लिखा है फॉल आउट का? द फॉल आउट हैज रिजेंबल्ड अ whodunit itself, okay, meaning consequences or aftermath, especially of a significant event or decision, the adverse side effects or results of a situation। ये वाला ज़्यादा easy है समझने के लिए। दुष्प्रभाव, इंग्लिश में एक और वर्ड है consequences, हाँ, यानी कि दुष्प्रभाव। अब दोनों जो वर्ड्स हैं नेगेटिव अंडरटोन लिए हुए हैं, नेगेटिव कोनोटेशन लिए हुए हैं। फॉल आउट यानी धड़ाम, गिराव हिंदी में बात करें तो कॉन्सिक्वेंस या आफ्टरमैथ यानी दुष्प्रभाव। अब चलिए एग्जांपल से समझते हैं। इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ डीमोनेटाइजेशन 2016, नोटबंदी हुई थी 2016 में नवंबर के महीने में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 बैंक नोट्स एमिंग टू कर्ब ब्लैक मनी, करप्शन एंड काउंटरफीट करेंसी। यानी जो एम था ऑस्टेंसिवली क्या लगा कि ये क्या क्या करेगा, एक तो ब्लैक मनी को कर्ब करेगा, उसको रोकेगा, करप्शन रोकेगा, काउंटरफीट करेंसी यानी जो नकली नोट सब जगह सर्कुलेटेड हैं उन पे लगाम लगेगी ऑस्टेंसिबली। पर हुआ क्या, एक्चुअली ऑपोजिट हो गया, इकोनॉमी पूरी धड़ाम हो गई। हाँ, फॉल आउट हमने देखने को मिला इकोनॉमी का, हमारी का। बहुत सारे बिजनेसेस जो कैश फ्लो पे डिपेंडेंट थे वो पूरी तरीके से बंद हो गए महीनों तक, क्योंकि वो जो उनका जो एक साइकिल था वो टूटा, फिर वो दोबारा से उठ भी नहीं पाए। तो बहुत सारे नुकसान देखने को मिले हमें। सो ये जो था एक तरीके का एग्जांपल है इकोनॉमिक फॉल आउट का, डीमोनेटाइजेशन। दूसरा एग्जांपल, पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ द 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम जब आया था सामने, उसके कारण कांग्रेस की गवर्नमेंट को फॉल आउट देखने को मिला, यानी जो करप्शन के चार्जेस लगे कांग्रेस के ऊपर, उसके कारण उसकी पॉपुलैरिटी बहुत डाउन हो गई, लोगों का भरोसा उस पर कम हो गया। ए राजा इसमें इन्वॉल्व थे, उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर। सो कांग्रेस को अपना डाउनफॉल या फॉल आउट देखने को मिला इस स्कैम के सामने आने के कारण। सो आई होप आपको समझ में आया हो फॉल आउट का मीनिंग। अभी डिस्कस करते हैं, 4 हमारे पास सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। द फॉल आउट फ्रॉम द स्कैंडल अफेक्टेड द कंपनीज रेपुटेशन फॉर ईयर्स। बिल्कुल सही है, स्कैंडल हुआ कंपनी में, उसकी रेपुटेशन पे बट्टा लग गया, बहुत सालों तक उसको नुकसान झेलना पड़ा। आफ्टर द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन द फॉल आउट वॉज अ सीरियस कंसर्न फॉर द सराउंडिंग एरियाज। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब हुआ उसके बाद उसके जो दुष्प्रभाव थे सालों तक देखने को मिले, ये भी सही है। द पॉलिटिकल फॉल आउट ऑफ द डिसीजन वॉज इमीडिएट एंड इंटेंस। बिल्कुल सही है ये भी, जो डिसीजन लिया गया पॉलिटिकल, उससे जो दुष्प्रभाव देखने को मिले वो तुरंत देखने को मिले, इंटेंस बहुत तीव्र थे, उसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा नुकसान कर गए। द टीम्स विक्ट्री कॉज्ड ग्रेट फॉल आउट ऑफ सेलिब्रेशंस। ना, फॉल आउट ऑफ सेलिब्रेशंस डजंट मेक एनी सेंस। आई होप आपको समझ में आ गया फॉल आउट। बात करते हैं सिनोनिम्स की। रिपरकशंस, अगेन आफ्टरमैथ, कॉन्सिक्वेंसेस, तीनों एक जैसे हैं। दुष्प्रभाव, सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे को, डोंट नो क्यों हो रहा है। चलिए एंटोनिम्स की बात करें तो प्रोग्रेस, एडवांटेजेस, पॉजिटिव आउटकम्स यानी अच्छे प्रभाव, अच्छी चीज़ें, अच्छी उसके आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज डैबल। रेफरेंस क्या लिखा है डैबल का? समथिंग स्पेशली इंपॉर्टेंट टू फीमेल ऑथर्स इन अ वर्ल्ड ऑफ विक्टोरियन मेल क्रिटिक्स, और टू डैबल इन अ जॉनरा। जॉनरा एक फील्ड होता है, GENRE, प्रोनाउंसिएशन जॉनरा होती है, जॉनर नहीं होती, जॉनरा। और ये डोमेन होता है बेसिकली, या फील्ड बोल सकते हैं आप। मैं आपसे पूछूं आपको कौन सी मूवीज़ का जॉनरा पसंद है?
क्राइम बेस्ड मूवीज़ आपको पसंद हैं, हॉरर मूवीज़ पसंद हैं, आपको कॉमेडी मूवीज़ पसंद हैं या थ्रिलर पसंद हैं, तो ये जो मैंने अलग अलग बोले ये जॉनराज अलग अलग है ना। और ऐसे ही म्यूज़िक में होता है, आपको क्लासिकल पसंद है या आपको सेमी क्लासिकल पसंद है या आपको रॉक पसंद है, जैज़ पसंद है, तो ये अलग अलग जॉनराज हैं। क्लियर? सो हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं डैबल की मीनिंग चेक करते हैं। टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी इन अ कैजुअल और सुपरफिशियल वे, यानी ऊपर से आप किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हैं उसमें। यू डैबल व्हेन यू आर अ लिटिल बिट इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी सच एज एन आर्ट फॉर्म और अ हॉबी, यानी किसी आर्ट फॉर्म या हॉबी की बात करें तो आपको ऊपर से उसकी नॉलेज है, आपको उसमें इंटरेस्ट भी आता है, पर आप डैबल करते हैं। यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, आप एमेचर हैं, एमेचर नौसिखिया या शौकिया तौर पे कोई काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप क्या नहीं हैं, प्रोफेशनल नहीं हैं, आप प्रो नहीं हैं। क्लियर है? डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। हाँ, एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है डैबल का, जैसे पानी है, पॉन्ड है या नदी का किनारा है, आप वहाँ पे बैठे हुए हैं ऊंचाई पे और आप पैर ऐसे से छप छप कर रहे हैं, उसको भी डैबलिंग बोलते हैं। अब ये जो पक्षी है स्वान, ये अपना सिर पानी में लेके नहाने की कोशिश करते हैं ना पक्षी, तो वो इस तरीके से जो अंदर पानी में ऐसे सिर डाल के अपने आप को फड़फड़ाते हैं और अपने शरीर को गीला करते हैं ठंडक पहुंचाने के लिए, इसको भी डैबलिंग बोलते हैं। ये तो हो गया फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। हम बात कर रहे थे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। अब मान लीजिए ये दो फोटोग्राफ्स हैं और देखने में यानी ऐसा लगेगा ऑस्टेंसिबली कितना आ रहा है, ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, चाहे लिखने में चाहे बोलने में, जहाँ मौका मिले अंदर इंसर्ट कर दिया वर्ड। क्या हुआ उससे वो दिमाग में बैठता है। ऑस्टेंसिबली इट सीम्स दीज फोटोग्राफ्स आर क्लिक्ड बाय अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, यानी ऐसा लग रहा है, जाहिर तौर पे ऐसा लग रहा है, इट सीम्स कि किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने ये फोटोज ली हैं, पर आपको पता चलता है कि ये तो आपके दोस्त ने अपने फ़ोन कैमरा से, मोबाइल फ़ोन से ये फ़ोटोज़ लिए हैं। ठीक है? सो एक्चुअली ये क्या है, डैबलिंग है। रियलिटी में जो आपका फ्रेंड है वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं है, उसने कहीं से भी फोटोग्राफी नहीं सीखी, ना कोर्स किया, ना उसके पास DSLR है, उसके पास सिंपल सा एक मोबाइल है 10,000 रुपये का, और उससे उसने ये फ़ोटोज़ ली हैं जो कि देखने में ऐसा लग रहा है जाहिर तौर पे कि ये किसी अच्छे फोटोग्राफर ने ली हैं। सो बेसिकली ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ डैबलिंग इन फोटोग्राफी। ठीक है? अभी हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, पढ़ते हैं चारों को। शी लाइक्स टू डैबल इन पेंटिंग ऑन वीकेंड्स एज अ वे टू रिलैक्स, बिल्कुल सही है। शी लाइक्स टू डैबल इन पेंटिंग, यानी कि शौकिया तौर पे वो पेंटिंग करती हैं। ही डैबल्स इन वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बट इज़ नॉट प्रोफिशिएंट इन एनी, यानी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बंदा हाथ आजमाता है पर वो प्रोफिशिएंट किसी में भी नहीं है, बिल्कुल सही है। दे डिसाइडेड टू डैबल इन द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट्स, अब कोई शौकिया तौर पे स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है तो छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, ये भी बिल्कुल सही है, शौकिया तौर पे कर रहा है। द शेफ डैबल्स इन डिफरेंट क्यूजीन्स मास्टरिंग ईच वन, ये गलत हो गया, बिकॉज अगर आप डैबल कर रहे हैं तो आप मास्टर कैसे कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे अगर आप मास्टरी अचीव कर रहे हैं इट मीन्स कि आप प्रोफेशनल हैं, आप डैबलिंग नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। अगर आप डैबलिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ पे मास्टरिंग वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज़ कर सकते। क्विजीन आपको पता ही है, काइंड ऑफ फूड, चाइनीज़, इटालियन, अपना हिंदुस्तानी, पंजाबी, ये सब क्या है, क्विजीन्स हैं, अलग अलग टाइप के खाने। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो डैबल का सिनोनिम हो गया एक्सपेरिमेंट, प्ले या टॉय विद, प्ले विद या टॉय विद, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो स्पेशलाइज, कमिट, मास्टर, उस पर आपने महारत हासिल कर ली तो हम बोलेंगे ये एंटोनिम्स हैं डैबल। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने इल्यूसिव। क्या रेफरेंस लिखा है इल्यूसिव का, पढ़ते हैं जल्दी से। बट फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन राइटर्स द डिलाइटफुल सेंस ऑफ बीइंग एनोनिमस विल प्रोबेबली कंटिन्यू टू रिमेन इल्यूसिव। एनोनिमस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बेनाम यानी जिसका कोई नाम ना हो, पहचान ना हो, उसको हम बोलते हैं एनोनिमस। विल प्रोबेबली कंटिन्यू टू रिमेन इल्यूसिव। ओके, मीनिंग क्या है इल्यूसिव का, डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव, यानी कि कोई चीज़, कोई एम जो जिसको पाना, पकड़ना, हासिल करना मुश्किल हो, उसके लिए हम बोलते हैं कि वो क्या है, कैसा है, इल्यूसिव है। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। ओ सिलेक्शन इन 2024, यस, बहुत सारे बच्चे रेगुलर सिंसियर ना होने के बाद भी अगर वो ड्रीम कर रहे हैं, अगर वो एम कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए 2024 में ही, सो ये कैसा होगा, ये इल्यूसिव होगा। यानी अगर आपने मान लो फुल लेंथ मॉक लगाया, आपको समझ में आ गया कि आपका जो परसेंटाइल है अभी वो 30 या 40 में ही लैंड कर रहा है, और आप ड्रीम कर रहे हैं कि इसी साल आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, हाँ, सो ये कैसा होगा, इल्यूसिव होगा, क्योंकि आप आज की रियलिटी जो है वो आप समझ नहीं रहे हैं कि आप अभी जो एक प्रिपरेशन का जो एक स्टैंडर्ड होता है या जो लेवल होता है वो आप अचीव नहीं कर पाए हैं।
किसी भी रीज़न से हो सकता है कि आपको अवेयरनेस ना हो सकता है आपके पास रिसोर्सेज ना हो, या आप गलत रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हो, या आप स्ट्रेटेजी गलत अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पर अगर मॉक दिया और मॉक में आपको समझ में आ गया कि यार मेरा परसेंटाइल अभी 30-40 में ही लैंड कर रहा है, और आपने ये एम बना लिया कि इसी साल एग्जाम क्रैक करना है, तो ये आपके लिए कैसा हो जाएगा, इल्यूसिव हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव दिस गोल इन द सेम ईयर। अगर हम बात करें तो इल्यूसिव यानी जिसको पकड़ना पाना आसान ना हो। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स। द फ्यूजिटिव रिमेन्ड इल्यूसिव अवॉइडिंग कैप्चर फॉर मंथ्स। फ्यूजिटिव भगोड़ा, जेल तोड़ के भाग गया या जेल से बाहर निकल के भाग गया, मतलब किसी भी जुगाड़ से भाग गया बाहर, फ्यूजिटिव भगोड़ा, या वो पकड़ में ही नहीं आया पुलिस उसे ढूंढ रही है, फ्यूजिटिव। वो इल्यूसिव रहा, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई, उसने कैप्चर यानी अपनी पकड़ को अवॉइड किया काफ़ी समय तक, फॉर मंथ्स। बिल्कुल सही है। ट्रू हैप्पीनेस कैन बी इल्यूसिव इवन फॉर दोज हु सीम टू हैव एवरीथिंग। बिल्कुल सही है। देखने में लगता है आपको कि यार इसके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, रुतबा है, सब कुछ है, पर जो असली खुशी है कैन बी इल्यूसिव, यानी हो सकता है कि वो भी असली खुशी पाने के लिए बस तड़प रहा हो, ढूंढ रहा हो कि यार एक्चुअल खुशी मिल जाए मुझे। क्लियर है? सो ये सेंटेंस भी सही यूज़ कर रहा है इल्यूसिव को। हर गोल्स वर इल्यूसिव एज शी अचीव्ड ईच वन विद ईज। गलत है। अगर इल्यूसिव है तो अचीव कैसे कर लिया? ईजीली, वो भी ईजीली। क्लियर है? सो ये गलत था सेंटेंस। आफ्टर 10 गेम्स दिस सीजन दे स्टिल हैवंट अचीव्ड दैट इल्यूसिव फर्स्ट विन, यानी 10 गेम्स हो गए पर अभी भी वो जो पहली जीत थी, इल्यूसिव जीत, यानी जो अभी तक पकड़ में नहीं आई, वो अचीव नहीं कर पाए। सो सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए डिस्कस करते हैं इल्यूसिव के सिनोनिम्स। इवेसिव अगेन जो पकड़ में ना आए, स्लिपरी हाथ से निकल जाए, फ्लीटिंग जो भाग जाए, टॉम एंड जेरी, जेरी हमेशा कैसा होता था, फ्लीटिंग, टॉम की पकड़ में नहीं आता था, फ्लीटिंग भाग जाए, सरपट। एंटोनिम्स की बात करें तो अटेनेबल जिसको आप पा सकते हैं, एक्सेसिबल जिस तक आप पहुंच सकते हैं, क्लियर यानी जो समझ में भी आए, जो इल्यूसिव ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। येस दैट्स इट बच्चा पार्टी। हमेशा की तरह क्या करना है, हर एक वर्ड पे अपना एक सेंटेंस अपने कॉन्टेक्स्ट में, सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है, लिखना है उसे, और आपका जो कॉम्बिनेशन बने सेंटेंसेस का उसको एक कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। ठीक, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ मैं स्ट्रेस देता हूँ। जो लोग कर रहे हैं आप एक बार उनसे बात करके देखिए, उनको इम्प्रूवमेंट कितना ज़्यादा हो रहा होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। क्लियर? दूसरा काम, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट ईट कोर्स परचेज कर लिया है और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है हमारा प्राइवेट वाला, प्लीज़ इस यूज़र नेम पे अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करें और ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज एक्चुअल मेंटरशिप, एक्चुअल डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी ग्रुप में हो रही है। ठीक। थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 22। लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे। अब आपके लिए 2 काम हो जाएंगे, एक तो आपका मास्टरी टेस्ट अटेम्प्ट करना है, दूसरा आपको आज ही ड्रिल नंबर 22 अटेम्प्ट करनी है, एंड रिजल्ट स्क्रीन से आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल हमेशा की तरह, और स्क्रीनशॉट फॉर्म में आपको दोनों को ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट I can check, I can assess, I can gauge your performance, and then I will be able to help you accordingly. That's it. मैं मिलता हूँ आपसे एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।